नमस्कार साथियों। फास्ट आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार पुनः स्वागत है। हम पेपर 4 देख रहे हैं। पेपर 4 में हमने पार्ट बी एंटरप्रेन्योरशिप कवर कर रहे हैं, जिसमें हमारी इस श्रृंखला में आप यूनिट 4 देख रहे हैं। अभी तक हमने लगभग 8-9 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं इसके अंदर में। आज हम देखने वाले हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम। एक हेडिंग है, बहुत सारी सब हेडिंग्स इस चैप्टर के अंदर में, इस यूनिट के अंदर में है। हमने पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड जितनी भी यूनिट्स थी वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, एक एक टॉपिक्स हैं जहाँ से आपको 2 नंबर के क्वेश्चन और 7 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन हम सारे देखेंगे और ये सारे चैप्टर्स वन बाय वन भी हम कंप्लीट करते हुए चलेंगे। चलिए, तो देर ना करते हुए हम आज देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम। ये चैप्टर क्यों पढ़ाया जा रहा है? स्वाभाविक बात है, कल को आप अधिकारी बनेंगे। अधिकारी बनने के बाद सबसे पहले जो आपका काम होता है, सरकार के द्वारा बनाई गई योजनाएं, उन योजनाओं को क्रियान्वयन करना, अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन करना। तो इन इम्प्लीमेंटेशन का कराने का जो रोल है वो आपके कंधों पर होता है। स्पेशली जो डिस्ट्रिक्ट कमांड एसडीएम लेवल है, डीएसपी लेवल है ना, तहसीलदार हैं, नायब तहसीलदार हैं, इन सब का प्रमुख काम होता है कि जितनी भी सरकार की योजनाएं चल रही हैं उनको धरातल पर उतारा जाए, और जितने भी उनसे लोगों को बेनिफिट मिलने वाला है, बेनिफिशरीज हैं, उन बेनिफिशरी तो अधिकतम बेनिफिशरीज तक ये स्कीम्स पर पहुंचाया जाए। तो हम इसमें ये कवर करेंगे पोर्शन की एडमिनिस्ट्रेशन चैलेंज क्या आता है, कैसे इन स्कीम्स को इम्प्लीमेंटेशन कराया जाता है। उसके पहले हम देखने वाले हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं वो कितने लेवल में बटी हुई हैं, कैसा इसके फंडिंग की जाती है, स्टेट गवर्नमेंट का क्या कंट्रीब्यूशन रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या कंट्रीब्यूशन रहता है। ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। इसके बाद इनमें क्या समस्याएं आ रही हैं, इन समस्या को दूर करने के लिए क्या क्या चीज़ें अपनाई जाती हैं, कौन इन्वॉल्व रहता है इन स्कीम्स को बनाने के लिए, और फिर इनकी मॉनिटरिंग करने के लिए कौन इन्वॉल्व रहता है। ये सारी चीज़ें देखेंगे और आखिरी में हम अपना कंक्लूजन भी देखेंगे कि इन स्कीम्स को बेटर करने के लिए, इन स्कीम से इफेक्टिव रिजल्ट, डिजायर रिजल्ट निकालने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले स्कीम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम क्या है? स्कीम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट सक्सेसफुल गवर्नमेंट स्कीम इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिव स्ट्रेटजीज टू एंश्योर इम्प्लीमेंटेशन। सरकार के द्वारा जो स्कीम लेके आई जा रही है उसके लिए एक ऐसी स्ट्रेटजी, इफेक्टिव स्ट्रेटजी अपनाई जाए जिससे उनका इम्प्लीमेंटेशन का मैक्सिमम आउटपुट निकल सके, वो ये चैप्टर बताने की कोशिश करता है। ठीक है, सफल सरकारी योजनाएं क्रियान्वित सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रणनीतियां लागू करती है। क्या क्या लागू होती हैं? उससे पहले हम देखेंगे कि जो स्कीम्स बनती हैं, हमें देखना है जो स्कीम्स बन रही हैं वो किस आधार पर बनती हैं। तो बहुत सारे आधार हैं जिनके ऊपर पे स्कीम्स बनती हैं। सबसे पहला हमारा क्या है? संविधान। संविधान में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, डीपीएसपीस के अंदर में लिखी हुई हैं। वो सरकार टाइम टू टाइम पे क्या करती है? इम्प्लीमेंटेशन करती है, उनको फुलफिल करने के लिए इम्प्लीमेंटेशन करती है। तो वहाँ से कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है प्रोवाइडेड फॉर फेडरल गवर्नमेंट फॉर गवर्नेंस। फेडरल गवर्नमेंट है, सेंट्रल लेवल पे यूनियन गवर्नमेंट है, स्टेट लेवल पे आप देखेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट्स होती है। दोनों के पास कुछ कुछ अपने अधिकार हैं, कुछ कलेक्टिव अधिकार हैं कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर में, कि उन पे इसकी गवर्नमेंट्स क्या कर सकती हैं? स्कीम्स पे बना सकती हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन कर सकती हैं। To maintain smooth relationship between the union and the state and to determine their legal jurisdiction and law making power, the constitution has also made arrangement। तो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, सेंट्रल और स्टेट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, उसके लिए क्या किया हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रॉपर तरीके सारी चीज़ें डिस्क्राइब कर रखी हैं अंडर शेड्यूल 7 के अंदर में। शेड्यूल 7 के अंदर आप देखेंगे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, वहाँ देखेंगे आप। उन स्टेट के तहत उन लिस्टों में जितने जितने जो जो चीज़ें लिखी हुई हैं, उन क्षेत्र अधिकार पे उनका ही हक होता है जिसके अंदर वो लिखी हुई है। जैसे अगर आप डिफेंस की बात करेंगे तो डिफेंस एक सेंट्रल लेवल का, जो सेंट्रल यूनियन लिस्ट है उसके अंदर में कैटेगराइज किया गया है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही उस पर रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकती है। कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन का जो अधिकार है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। पुलिसिंग है, तो पुलिस का जो अधिकार है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास आता है, और स्टेट गवर्नमेंट उससे रिलेटेड, लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड कानून बनाती है। पुलिस को कैसे भर्ती करना है, उनका रिक्रूटमेंट से लेके उनकी जो पूरी की पूरी लाइफ है काम करने की, उससे रिलेटेड भी वो अपने स्टेट के अंदर में क्या करते हैं? रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं इसके आगे। द सेवेंथ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइंस हाउ द पावर टू मेक लॉज ऑन वेरियस सब्जेक्ट विल बी डिवाइडेड बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। हम ऑलरेडी देख चुके हैं, बता चुका हूँ मैं कि 7 जो शेड्यूल है वो बताते हैं कि सेंट्रल और राज्य के बीच में कैसे बंटवारा होगा लॉस का, और उन लॉस पे कैसे अधिकार या कानून बनाए जा सकते हैं। 3 टाइप की लिस्ट है, ये हम सबने पढ़ा हुआ है, प्रीलिम्स के टाइम में पढ़ते हैं। यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कॉन्करेंट।
कॉन्करेंट लिस्ट ऐसी लिस्ट जिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट दोनों ही क्या कर सकते हैं, अपने कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर मैटर पे जो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर में है उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर कोई लॉ बना दिया है, ध्यान से सुनिएगा, सेंट्रल जो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर में कोई मैटर है उस मैटर पे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई लॉ बना रखा है या नया पास कर दिया है तो स्टेट गवर्नमेंट्स को रूल्स एंड रेगुलेशन, ये जो लॉ अपने कानून अपने राज्य के अंदर बना रही है उसको, वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ है उसको फॉलो करते हुए बनाने होंगे, उसको ध्यान में रखते हुए चीज़ें बनानी होगी। उसके अटर आप उसके विपरीत जाके कानून नहीं बना सकते और अपने स्टेट में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे व्हीकल मोटर एक्ट है ना, व्हीकल मोटर एक्ट के अंदर में ट्रैफिक सिग्नल्स पे पेनल्टीज है, हेलमेट ना लगाने पेनल्टीज है, सीट बेल्ट ना लगाने पे पेनल्टी है। तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एक एक्ट लेके आया हुआ था, उसी के बेसिस पे जो मैक्सिमम सजा वगैरह दी हुई है, फीस एंड पेनल्टीज है, उसको ध्यान में रखते हुए स्टेट ने अपने अपने लेवल पे क्या किया हुआ है, अपने आप पर कानून बनाया हुआ है और उस कानून के तहत वो कार्रवाई करते हैं। तो फॉलो कौन सा हुआ, सेंटर। तो जब जब कॉन्करेंट लिस्ट पे अगर किसी लिस्ट पर्टिकुलर टॉपिक पे सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एक्ट नहीं है तो स्टेट अपना खुद का बना सकती है, इंप्लीमेंट कर सकती है। पर कल को अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसी मैटर पे क्या कर दिया, कोई कानून बना दिया है, तो फिर उस राज्य सरकार को भी वो कानून को अपडेट करना पड़ेगा और उसको सिंक में रखना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा पास किए गए कानून के तहत। ठीक है जी। चलिए, तो हमने देख लिया 7 शेड्यूल के अंदर में 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट पे केंद्र सरकार कानून बना सकती है, स्टेट लिस्ट पर राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं और कॉन्करेंट लिस्ट पे दोनों ही सरकारें क्या कर सकती हैं, कानून बना सकती है। राज्य सरकार को अगर केंद्र सरकार ने कानून बना रखा है कॉन्करेंट लिस्ट पे तो उसको अडॉर करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंगली ही क्या करना पड़ेगा, कानून बनाना पड़ेगा, उसके अगेंस्ट जाके ऐसे कोई प्रोविजन नहीं बना सकते हो आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनियन लिस्ट में क्या है, ऐसे सब्जेक्ट जो राज्य सरकार के तहत केंद्र सरकार के तहत आते हैं। राज्य सरकार में स्टेट लिस्ट आएंगे और कॉन्करेंट में हम देखेंगे कि दोनों ही लिस्ट में क्या हो रहा है, ऐसे काम जो दोनों ही सरकारें क्या कर सकती हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार कानून बना सकती हैं, उनको हम कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं। ये अच्छे से पता हुआ है आपको, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, बेसिक से है, ये बेसिक चीज़ें हैं, प्रीलिम्स की पॉलिटी में आप पढ़ते ही हैं तीनों शेड्यूल के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट स्कीम। चलिए, अब जो स्कीम्स होती हैं सेंट्रल लेवल पर दो तरीके की स्कीम होती है, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम और एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। दोनों ही में डिफरेंस देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको 7 नंबर के अंदर इसमें एक जो क्वेश्चन बन सकता है डिफरेंशिएशन वाला कि डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, तो आपको वहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स इसमें लिखना पड़ सकता है और ये आपको बहुत अच्छा स्कोर भी करा सकता है। बहुत ईजी है, अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट मेक मैनी स्कीम्स एवरी ईयर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट। देखिए, जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है लगभग 65 के आसपास सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, और जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है लगभग 650 के आसपास, और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है वो कहीं ना कहीं 60 स्कीम्स के आसपास यहाँ पर है। तो जो टोटल फिगर अभी चल रहा है स्कीम्स का, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स हैं लगभग 650 के आसपास और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स लगभग 60 समथिंग है, 60 प्लस 5 माइनस 5 10 कर लीजिएगा, उसके हिसाब से वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम चल रही है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो अभी हम जानने की कोशिश करेंगे। पहले जानते हैं कि स्कीम्स का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। The objective of government scheme is to provide relief to the needy, secure their future and easily fulfill basic needs at minimal cost. मिनिमल कॉस्ट में जो नीडी इंसान है क्या करती है सरकार, उनको हमारे जो हमने क्या किया, हमारी इकोनॉमी जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, और मिक्स्ड इकोनॉमी का मंदर मीनिंग क्या है कि हमने कुछ पोर्शन कैपिटलिस्ट का उठाया है, कुछ पोर्शन सेकुलर जो सोशलिस्ट इकोनॉमी हुआ करती थी उनसे उठाया है। तो जब ये हमने देखा कि प्राइवेट लोग जो मिडिल क्लास है वो अपना ध्यान रख सकता है, या जो अपर स्ट्रेटा के सोसाइटी के हैं वो उनको सरकारी स्कीमों को ज़रूरत नहीं होती है, ज़रूरत किसको होती है, जो गरीब है ना, जो बड़ी मुश्किल से अपना पालन पोषण कर पा रहा है, उन लोगों के लिए सरकार बहुत स्कीम चलाती है। जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, एक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है जिसके तहत कोविड के बाद से पर पर्सन, एक घर में अगर 5 पर्सन है तो पर पर्सन 5 kg अनाज दिया जा रहा है, तो मतलब 25 किलो उसको अनाज दिया जाएगा महीने भर का। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस तरीके की स्कीम हम सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अंदर में आती हैं, ये सब हम देखने वाले हैं। चलिए, तो सरकारी योजना का उद्देश्य होता है ज़रूरतमंदों को राहत पहुंचाना, उनका भविष्य सुरक्षित करना और न्यूनतम लागत पर बुनियादी ज़रूरतों को आसानी से पूर्ण करना। ये काम किसका है, सरकारों का है, स्कीम के तहत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं हम। चलिए, टाइप्स ऑफ स्कीम्स जो अभी हमने डिस्कस किया, सबसे पहले सेंट्रल
सेक्टर के अंदर में, स्टेट के अंदर में एक ही तरीके की स्कीम होती है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। सेंट्रल लेवल पे आप देखेंगे, हम ऑलरेडी देख चुके हैं, अभी मैंने आपको बताया सेंट्रल सेक्टर स्कीम, है ना। इसके बारे में अभी हम डिटेल देखने वाले हैं कि इसके अंदर क्या क्या होता है, क्यों दोनों में डिफरेंस है। देखिए, जब आप सेक्टर की बात करेंगे, किसकी बात कर रहे हैं हम, सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो जब आप सेक्टर की बात करते हो तो ये मतलब क्या हुआ, 100%, 100% फंडिंग बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। 100% फंड कौन कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा है। ऐसी स्कीम को हम क्या बोलते हैं, सेक्टर स्कीम बोलते हैं। सेंटर स्पॉन्सर्ड में क्या होता है, कुछ पोर्शन जिस राज्य सरकार के अंदर है उस राज्य सरकार को भी देना पड़ सकता है, चाहे वो 75-25 हो, 70-30 हो, 50-50 का रेशियो हो सकता है। इस तरीके से क्या होता है, स्कीम होती है। जो आपके हिलीज एरियाज हैं, है ना, या नॉर्थ ईस्ट है, तो हिली एरियाज में ये जो स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन होता है, हिली में स्कीम्स में 90:10 भी देखा जाता है कई बार, कि 90:10 की स्कीम से मतलब 90 रुपये केंद्र सरकार देगी उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, और 10 रुपये कौन देगी, वो राज्य सरकार देगी जिस राज्य के अंदर में ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। चलिए, तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होती है, ऐसी स्कीम जिसकी 100% फंडिंग कौन कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, उनको हम सेंट्रल सेक्टर स्कीम कहते हैं। तो सर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या है, ऐसी स्कीम्स जिसके तहत राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों का ही कुछ कुछ पोर्शन होता है, और इवन एक प्राइवेट पार्टनर भी इसके अंदर में हो सकता है, तो 3 पार्टीज यहाँ पर हो सकती हैं। ऐसी स्कीम्स को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हम इनको बोलते हैं। चलिए, अब इसके अंदर में कौन कौन सी स्कीम आती हैं, तो एक है कोर स्कीम, बिल्कुल जो ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा वो कोर स्कीम्स के अंदर में आती हैं। इनका जो नंबर है वो लगभग 30 के आसपास नंबर है कि कोर स्कीम्स हैं। इसके बाद कोर ऑफ द कोर स्कीम, मूल योजनाओं का भी मूल है, ठीक है। इसके बाद ऑप्शनल स्कीम, वैकल्पिक है, राज्य सरकार चाहे तो उसको इम्प्लीमेंट करें, नहीं चाहे तो नहीं विकल्प ऑप्ट करें, पर इन दोनों को उनको क्या करना पड़ता है, इम्प्लीमेंट करना ही पड़ता है ना। बीच में अभी केंद्र बंगाल और केंद्र सरकार के बीच में टसल चला था कि केंद्र सरकार बार बार आरोप लगा रही थी बंगाल राज्य सरकार पर कि बंगाल राज्य सरकार क्या कर रही है, सरकार की स्कीमों को इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है, पैसा अलॉट नहीं कर रहा है, फंड नहीं कर रहा है, तो स्कीम ठप पहुंचती जा रही है। उसमें उन्होंने जो बताया था वो था आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत के बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पर क्या हो रहा है कि बंगाल उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है, रजिस्ट्रेशन नहीं कर रही, तो बेचारे जो 5 लाख का इंश्योरेंस मिलता है आयुष्मान भारत के अंदर में, उसका वो यूटिलाइजेशन ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, ये देखने को मिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होती है, द मेन फीचर ऑफ सेंट्रल सेक्टर स्कीम इज दैट इट इज 100%। देखिए, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इसका जो 100% फाइनेंसिंग है वो कौन करेगा, वो करेगी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको फंडिंग करेगी। चलिए, सेंट्रल सेक्टर प्लान्स आर मेड मेनली ऑन द सब्जेक्ट मेंशन द यूनियन लिस्ट। और सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स कौन कौन सी होती हैं, उन्हीं मैटर पे होती हैं जो ज़्यादातर किस पे लिखे हुए हैं, किस पे हैं, हाँ जी, किस पर हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए हैं प्लान, और वो जो सेंट्रल लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, उनमें वो सारे जो मैटर वो फॉल करते हैं, उन पे वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम बना सकती है। फैमिली वेलफेयर स्कीम, लेबर वेलफेयर स्कीम, स्कॉलरशिप स्कीम, ये कुछ स्कीम्स हैं जो क्या है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, सेंट्रल सेक्टर स्कीम मतलब केंद्र सरकार द्वारा जो पूरी तरीके से 100% से फंडिंग की जाएगी। हम यहाँ देख लेते हैं, यहाँ लिखा भी हुआ है, डेफिनेशन को आपको इजी करके लिखा गया है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम मतलब 100% स्पॉन्सर्ड बाय, 100% मनी गिवन बाय कौन होता है, सेंट्रल बैंक होती है, सेंट्रल बैंक इसको पैसा देती है। चलिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मुद्रा योजना के तहत लोन मिल रहे हैं, है ना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, है ना, ये सारी कुछ स्कीम्स हैं जिस तरीके की क्या है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स इसके अंदर में आती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, CSS, केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स मीन सम सच स्कीम इन विच finance of for the implementation of schemes is arranged jointly by the center and the state। सेंटर और स्टेट के द्वारा क्या किया जाता है, पैसा कलेक्टिवली लगाया जाता है। अभी हमने डिस्कशन किया कि 90:10 का पोर्शन रहता है हिली एरियाज में, और जनरली सेंट्रल स्पॉन्सर्ड में क्या रहता है, 75% केंद्र सरकार देगी पैसा, 25% क्या देगी, राज्य सरकार देगी। जो नॉर्मल ग्राउंड लेवल के जो हमारे स्टेट्स हैं सारे के सारे, है ना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, इन सब में अगर सरकार कोई स्कीम लेके आती है तो 75% जो भी एग्रीमेंट उनका हुआ हो, 75 और 25 का रेशियो वो हो सकता है। इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम हम इसको बोल रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं।
अब इन दिस टाइप ऑफ स्कीम द परसेंटेज ऑफ अमाउंट गिवन बाय स्टेट वेराइज विद इन द स्टेट। इट कैन बी, क्या हो सकता है वो, 50-50% हो सकता है ना, 60-40 रेशियो हो सकता है, 60-40 का रेशियो हो सकता है ना, और 70-30 का रेशियो हो सकता है, 75 का 25 का हो सकता है। जो भी बेस्ट हो वो इनमें से रखा जा सकता है। दोनों राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच का एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ये क्या करते हैं, उस स्कीम्स की इम्प्लीमेंटेशन के लिए पैसा शेयर करते हैं। पर इसमें एक और जो चीज़ है मेन वो है कि जो आपकी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं या हिली एरियाज हैं, वहाँ पर जो परसेंटेज रहेगी वो 90:10 की रहेगी। सर ऐसा क्यों है? हिली एरियाज में इम्प्लीमेंटेशन करना बड़ा टफ है, साथ ही साथ ये क्योंकि जो दूर दराज के एरिया हैं तो इनके पास वैसे भी पैसा कम है। यहाँ पर उस लेवल का इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है कि ये सारी की सारी क्या कर सकें, अफोर्ड कर सकें। तो भारत सरकार ने क्या किया है, इनको स्ट्रॉन्ग मजबूत बनाने के लिए जगह जगह क्या किया जा रहा है, इनकी प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं, खासकर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, और आप देख ही रहे हैं उत्तराखंड में, हिमाचल में चल रहे हैं। और उनके थ्रू क्या किया जा रहा है, इन स्टेट्स को ग्रो कराया जा रहा है, इन स्टेट्स के लिए नए प्रोजेक्ट्स लेके आया जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि यहाँ पर डेवलपमेंट तेजी से विकास बढ़ रहा है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, चूंकि इनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है इसलिए सरकार इनको एक्स्ट्रा पैसा देती है और एक्स्ट्रा पैसा इनसे लेती नहीं है। जैसे 75-25 का रेशियो है ज़्यादातर सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में, ऐसा यहाँ पर आपको नॉर्थ ईस्ट स्टेट में देखने को नहीं मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। The scheme prepared under the central sponsored scheme CSS are mainly related to the subject covered under the state list। चलिए, तो जो सेंट्रल लेवल पे बनाए जाते हैं, स्टेट लेवल पे कवर्ड हो, उन सब चीज़ों पे बनाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इन सबको देखते हुए। गवर्नमेंट स्कीम और पब्लिक पॉलिसीज कैसे बनती हैं। जो गवर्नमेंट स्कीम है आप देखते हो, आयुष्मान भारत देख रहे हो, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना देख रहे हो, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना आप देख रहे हो, बहुत सारी स्कीम्स हैं जो सरकार अलग अलग सेक्टर के अंदर में अलग अलग लोगों के लिए लेके आती है। लेकिन उन सब का उद्देश्य एक ही होता है कि लोगों को क्या किया जाए, इम्प्रूव किया जाए, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज किया जाए, उनकी लाइफ को इजी किया जाए, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड हो, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की बात हो, या दूसरी जितनी भी स्कीम्स हैं, उन सब का प्रमुख कारण होता है लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना, लोगों को एक अच्छी लाइफ देना, सिटीजन्स को अपने अच्छी लाइफ देना। ठीक है, ये सारे के सारे इसके काम होते हैं। चलिए, सार्वजनिक पॉलिसीज एंड जो होती हैं सार्वजनिक नीतियां और योजनाएं व्यापक ढांचे या प्रणालियां हैं जिन्हें कानून नियम और सरकारी उपाय शामिल हैं, जिन्हें आर्थिक विकास, सामाजिक समानता, पर्यावरण संरक्षण और सार्वजनिक स्वास्थ्य से लेकर निम्न प्रकार की सामाजिक चुनौतियों को समाधान करने और कुछ उद्देश्य और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया जाता है। ठीक है जी, तो बहुत सारे हैं, सोशल, कल्चर, इकोनॉमिकल, इन सारे लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए अलग अलग लेवल पर क्या किया जाता है, इन स्कीम्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है। कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो स्कीम्स बनाती हैं? तो सबसे पहले आप देखोगे एग्जीक्यूटिव, जो मंत्री परिषद है हमारा, वो क्या रिस्पॉन्सिबल रहता है स्कीम्स को बनाने के लिए। तो मंत्री परिषद हमारा क्या हो रहा है, एग्जीक्यूटिव बना रहा है। दूसरे लेवल पे कौन है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। आप कल को जब अधिकारी बन जाएंगे, डिप्टी कलेक्टर बन जाएंगे, डीएसपी बन जाएंगे, जीएसटी असिस्टेंट कमिश्नर बन जाएंगे, या आप आईएएस आईपीएस बन जाएंगे, तो आप डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे किसमें, पॉलिसी मेकिंग के अंदर में। तो पॉलिसी मेकिंग आपको भी करना आएगी। लेजिस्लेचर, विधानमंडल है ना, अपना जो विधानसभा और विधान परिषद है वो उसको कानून बनाने के क्या है, अधिकार है। जुडिशरी, न्यायतंत्र कैसे बना रहा है, आपको पता है, अगर कोई एक्ट में गड़बड़ है, त्रुटि है ना, तो उसको दूर करता है, उसको चेंज करने के लिए बोलता है और अपना रूल्स एंड रेगुलेशन देता है। जैसे अभी शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के लिए क्या बोला गया है, आप कोटे के अंदर कोटा बनाइए। तो ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट जो है उसने हमें क्या दिया है, गाइडलाइन प्रस्तुत कर दी है। वो बात अलग है कि उसका विरोध ज़्यादा हो रहा है, पर एक्चुअल में जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए जो रिजर्वेशन में लेके आ जा रहा है वो काफ़ी काफ़ी बेनिफिशियल होगा ऐसे लोगों के लिए जिन लोगों के पास अभी तक सरकारी स्कीम का उतना फ़ायदा नहीं पहुंचा है जिससे दूसरे दूसरे लोगों को मिला हुआ है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है कि सरकार ने इस बारे में सोचा है, पर चूंकि कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं तो देखना बाकी है कि कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन वो लोग करने वाले हैं। चलिए, इंटरेस्ट ग्रुप कैसे होते हैं साहब?
जो इंटरेस्ट ग्रुप होंगे वो इंटरेस्ट ग्रुप हमारे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। प्रेशर ग्रुप जैसे ही सिमिलर होते हैं उनके कुछ इंटरेस्ट होते हैं और उस अकॉर्डिंगली वो क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे काम कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट ग्रुप हो सकता है वो किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड हो, है ना, कोई इंटरेस्टेड है, सेक्टर से रिलेटेड है, तो सरकार पर वो दबाव बनाने की कोशिश करता है और अपने काम निकलवाने की वो कोशिश करता है। मास मीडिया, हाँ जी, पॉलिटिकल पार्टी, ऑफ कोर्स पॉलिटिकल पार्टी क्या होती हैं, है ना, माहिर होती हैं बत्तीबाजी करने के लिए, अपने मैनिफेस्टो में बहुत सारी बातें करते हैं और फिर उसके बाद वो उनको इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मास मीडिया। जितना मास मीडिया आजकल फैल चुका है, डिजिटल, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, इन सब चीज़ों से भी क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। तो इन सब चीज़ों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके बाद मास मीडिया हो गया, आप देखते हैं मास मीडिया आजकल हर आपकी उंगलियों पर, चुटकियों में आपको क्या होता है, दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। आपके पास यूट्यूब है, आपके पास इंस्टाग्राम है, आपके पास ट्विटर है, आपके पास फेसबुक है। और कल ट्विटर के जो ओनर हैं मार्क जुकरबर्ग, उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, क्या दिया है कि भाई मैं सॉरी बोलता हूँ कि मैं जो स्कीम्स थी सरकार की, सरकार के दबाव में आके मैंने बहुत सारे काम किए हैं। चलिए, तो ये मास मीडिया का बहुत रोल है, सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा रोल है, इन सारी चीज़ों को देखना है। सोशल मूवमेंट हो रहे हैं, बहुत सारे सामाजिक लेवल के आंदोलन होते हैं, जैसे किसान आंदोलन हुआ और जो सरकार 3 बिल लेके आई, सरकार को वो 3 बिलों को वापस लेना पड़ा। इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, हमने अभी देखा कि जो अडानी ग्रुप था, अडानी ग्रुप के ऊपर बार बार केसेस लग रहे हैं, एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि ये क्या करते हैं, पैसे के साथ फ्रॉड करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट है वो अलग अलग रूट से आता है और ब्लैक मनी इन्वॉल्व है इनकी कंपनीज के बारे में। तो सरकार उनके ऊपर टाइम टू टाइम क्या करती है, पॉलिसीज बनाती रहती है और इन पॉलिसीज के थ्रू क्या करती है, उन सारे लूपहोल्स को ख़त्म करने की कोशिश वो करती है। तो इंटरनेशनल एजेंसीज भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, जिसमें चाहे WHO हो, यूनाइटेड नेशंस हो, वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, ये सारी एजेंसीज जो हैं दे आर वेरी रिच, वेरी पावरफुल, और ये सरकार को टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शंस देती रहती हैं कि आपको किस तरीके से इन स्कीम्स को बनाना है, इनका इम्प्लीमेंटेशन करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। होप आपको ये समझ में आया होगा। मैटर कंटेंट आप लिख लेंगे, हमने बहुत सारे आपको डायमेंशन इसके दे दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉलिसी मेकिंग एजेंसीज इन इंडिया, कौन कौन सी एजेंसीज हैं जो पॉलिसी मेकिंग में क्या है, रोल प्ले करती हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन हम देख क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, एक बाइबल है, एक बुक है हमारे लिए, जो गाइडिंग फोर्स है, आपको बताती है कहीं भी आप अटकते हो कोई भी लॉ कानून बनाने से, तो उसके पेचीदाओं से बचने के लिए हम कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। पार्लियामेंट, ये सबको पता है कि पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा क्या करती है, जो कानून पास कर देती है वो एक्ट बन जाता है, और एक्ट समटाइम्स इंक्लूड्स, है ना, स्कीम्स को भी वो इंक्लूड करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेशर ग्रुप, दबाव बनाने वाला ग्रुप, जैसे आपने देखा किसान आंदोलन ने कोविड के टाइम पे क्या किया है, बहुत सारा आंदोलन किया और अल्टीमेटली जब कोविड के केसेस बढ़ने पड़े तो सरकार को उनको जबरदस्ती हटाना पड़ा। तो प्रेशर ग्रुप का काम क्या है, प्रेशर को क्रिएट करना सरकार के ऊपर, और सरकार के ऊपर एक बार प्रेशर क्रिएट हो जाता है तो सरकार उसके बारे में मजबूरन सोचने पे मजबूर हो जाती है। मीडिया, मीडिया जब रिपोर्टिंग करती है, अभी आप देखिए कोलकाता रेप केस चल रहा है, किस तरीके से उसकी कवरेज की जा रही है, और वो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, वो जो कल्प्रिट है जिसने उसको मारा है फटाफट उसको पकड़ा जा रहा है और उसको अब सजा भी आगे जाके दी जाएगी। तो मीडिया भी एक बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करती है आपके इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम में, जब वो दिखाते हैं स्कीम्स की क्या क्या धरातल है। जैसे मैं बात करता हूँ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में, जिसके तहत महिलाओं को फ्री सिलेंडर बांटा जाता है। एक स्कीम, बहुत अच्छी स्कीम है, महिलाओं को धुओं से बाहर जो इंटरनल पॉल्यूशन होता है उससे बाहर निकाल के एक अच्छा क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी देने का ये सोर्स था। लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन में समस्याएं आ रही हैं। जितने कनेक्शन, अभी लगभग 8 करोड़ कनेक्शन इसमें इशू किए जा सके हैं, लेकिन क्या दिक्कत आ रही है कि लोग रिफिल नहीं करा रहे हैं। चूंकि गरीब समाज से या गरीब परिवार से लोग आते हैं, तो उनको क्या होता है कि दिहाड़ी मजदूरी पे काम कर रहे हैं, दिहाड़ी मजदूरी पे एक साथ 1000 रुपये देना उनके लिए बड़ा असंभव सा हो जाता है। इसलिए क्या देखा जाता है कि जो लोग हैं उनको स्कीम्स ये मीडिया भी बनवाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडवाइजरी कमेटी, सरकार की एडवाइजरी कमेटी होती है जिसमें सांसद इंक्लूड होते हैं, मंत्री इंक्लूडेड होते हैं, अलग अलग लोग होते हैं। एडवाइजरी कमेटी टाइम टू टाइम क्या करता है, आपको सजेशन देता रहता है। इसमें एक और जो बॉडी आप लिखेंगे वो है आपकी नीति आयोग। नीति आयोग भी क्या है, आपकी थिंक टैंक है, सलाहकार बॉडी है ना, और ये क्या करती है, थिंक टैंक है तो ऑब्वियस बात है क्या देगी, सजेशन देगी।
है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कलेक्टर साहब हैं, कलेक्टर साहब इनके साथ क्या करते हैं, डिस्कशन करते रहते हैं। जो आप जब कलेक्टर बन जाते हो तो हर नीति आयोग क्या करता है, जिला लेवल पे, स्टेट लेवल पे सबसे कोलैबोरेट करके क्या करता है, स्कीम्स को बनाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया, हाँ जी, ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जब कल को आप अधिकारी बन जाएंगे, है ना, मैं आशा करता हूँ आप सब लोग जो हमारी वीडियोस को देख के इतनी मेहनत कर रहे हैं, अपने मेंस के नोट्स बना रहे हैं, आप सबको क्या मिले, नौकरी मिले। तो जब आपको कल को आप नौकरी मिलेगी, सरकारी नौकरी मिलेगी, तो वहाँ पर भी आप चैन से नहीं बैठ सकते हैं। अभी आप पढ़ने के लिए मेहनत कर रहे हैं, कल को आपको उनको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। सरकार आपकी ट्रेनिंग कराती है, ट्रेनिंग कराने के बाद आपको इम्प्लीमेंटेशन को धरातल पे कैसे सक्सेसफुली अपनाना है या इम्प्लीमेंट करना है, वो आपका काम होता है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, किसी भी पॉलिसी को बनाने से पहले, इम्प्लीमेंट कराने से पहले एक प्लान बनाएंगे। उस प्लान को बनाएंगे, देखेंगे कि वो एक्चुअल रियलिस्टिक प्लान है कि नहीं है। इररियलिस्टिक प्लान नहीं होना चाहिए, इररेलीवेंट वो नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अप्रूवल एंड बजट आफ्टर, उसके लिए फिर अप्रूवल लेंगे। उस प्लान के लिए अप्रूवल मिल जाएगी जब आपकी हायर अथॉरिटी से, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जो पैसा है, पैसा अलॉट कराना क्या करेंगे, इसके लिए चालू कर देंगे। चलिए फिर आगे देखते हैं। इम्प्लीमेंटेशन, पैसा आ गया, फैक्ट्री आ गई, अब कामों का इम्प्लीमेंटेशन कराना चालू करेंगे। फिर उसके बाद जब इम्प्लीमेंटेशन होना चालू हो जाएगा तो फिर लोग देखेंगे कि काम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो एक सुपरवाइजरी कमेटी रहेगी, सुपरवाइजरी ये सारी चीज़ें होती हैं, वो उनके पास टाइम टू टाइम देखते रहते हैं कि क्या इसका आउटकम आ रहा है, कहीं पैसा हमारा बर्बाद तो नहीं जा रहा है, सरकार का सही इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये भी सरकार का काम होता है, टू मेक श्योर इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो, इफेक्टिवली हो। मॉनिटरिंग भी अच्छे से होना चाहिए। कुछ स्कीम्स होती हैं जो बहुत क्या होती हैं, टाइम टेकिंग होती हैं, कंज्यूम होती है। जैसे मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर है, सीएम हेल्पलाइन नंबर 181 है। आपको कोई भी तकलीफ हो, आप उस नंबर पे क्या कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं, रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो उन जो रजिस्टर्ड स्कीम्स हैं, जिनको कंप्लेंट है, उन कंप्लेंट को देखने का तरीका क्या है, आप यहाँ से इनसे शिकायत करके कर सकते हो। चलो, इंप्रूवमेंट एंड एवोल्यूशन, कितना इंप्रूवमेंट हुआ, आपने टारगेट रख के चला 6 महीने का, 8 महीने का, आपने वो टारगेट के अकॉर्डिंग क्या किया, चीज़ों को अचीव किया है, तो ये आपकी सारे टाइम पे सही चल रहा है, इम्प्लीमेंटेशन सही हो रहा है, वर्कर आपकी जिम्मेदारी से क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मॉडल, पब्लिक पॉलिसी इज फॉर्मेड ओनली बाय द गवर्नमेंट एंड नो अदर ऑर्गेनाइजेशन हैज एनी रोल इन द इट। सरकार ही स्कीम बनाएगी, सरकार ही इम्प्लीमेंट कराएगी, ये पॉइंट कहना चाह रहा है। हमारे यहाँ क्या होता है, सरकार हमसे माय गवर्नमेंट पे क्या करती है, सजेशन मांगती है, सजेशन लेते हैं, हम उसको सजेशन देते हैं और उनके बहुत सारे सजेशनों का वो इम्प्लीमेंटेशन भी करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ग्रुप मॉडल में, ग्रुप मॉडल जो है मॉडल ऑफ पब्लिक पॉलिसीज के अंदर, पब्लिक पॉलिसी इज फॉर्मेटेड बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ बट अदर ऑर्गेनाइजेशन हैज अ रोल इन इट्स लाइक मेडिकल, पब्लिक ओपिनियन, प्रेशर ग्रुप वगैरह। कोई दंगे होने वाले हैं, कोई दंगे हैं, धारा 144 लगी हुई है और कलेक्टर पूरे पूरे एहतियात बरत रहे हैं, एसपी पूरे पूरे एहतियात बरत रहे हैं, स्टिल उनको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो हम पहले से ही क्या करें, उनकी तैयारियां करके रखें। तो ग्रुप मॉडल क्या होता है, पब्लिक पॉलिसी है जिनको सब मिलके बनाए, है ना, मीडिया, पब्लिक ओपिनियन, प्रेशर ग्रुप वगैरह सब, तो ही वो क्या होता है, उसके अंदर आता है। इलाइट मॉडल, इट इज अ क्लेम दैट पॉलिसी इज मेड कीपिंग पब्लिक वेलफेयर इन माइंड बट इन रियलिटी ओनली फ्यू क्लोजेस्ट इज टू बेनिफिट। क्या कहना चाह रहे हैं साहब, ये दावा तो ये किया जाता है कि नीति जन कल्याण को ध्यान में रखकर बनाई जाती है, लेकिन हकीकत में इसका फायदा सबसे गरीब लोगों की को ही होता है। सबसे करीबी, अलग करीबी जो होते हैं वो गरीब लोगों के होते हैं। फर्जी साइन करा लिया, अंगूठा लगा दिया, वो लोग जानते नहीं हैं और उसके कारण से क्या हो जाता है, उनकी प्रॉपर्टी संपत्ति जितनी होती है वो छूट जाती है या उनसे छिना ली जाती है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, हमें अवेयर करना पड़ेगा कि लोगों को कि भाई सरकार अब बहुत कम सस्ते दामों पर क्या करती है, आपको लोन देती है, आप लोन वहाँ से लें, साहूकार से ना लें, जमींदार से ना लें। चलिए, तो इलाइट मॉडल क्या है, कुछ ही लोगों को जो फायदा करे उसको इलाइट मॉडल है। ऑगमेंटेड फॉर्म, इसके अनुसार लोक नीति एक सतत प्रक्रिया है, अर्थात ये एक स्थान पर या एक समय पर नहीं बनाई जाती, बल्कि इसमें निरंतर सुधार होता रहना चाहिए। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस स्कीम पब्लिक पॉलिसी इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस दैट इज नॉट मेड बाय एट वन प्लेस और द अनदर वन टाइम बट इट इज कंटिन्यूअसली इम्प्रूव्ड। ठीक है, धीरे धीरे आप इवॉल्व करते जाते हैं और आप देखते हैं एक टाइम पे जो आपने 2 लोगों से शुरुआत करी थी, आज वो 100 या 200 लोगों के स्टाफ वाली कंपनी बन चुकी है या फैक्ट्री बन चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
डस्टबिन मॉडल, जब बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो किसी पॉलिसी को बनाने के लिए तो उस मॉडल को हम क्या कहते हैं, डस्टबिन मॉडल हम इस चीज़ को बोलते हैं। चलिए, सार्वजनिक नीति एक समान में किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं बनाई जाती है, बल्कि समय के साथ कई लोग इसके अंदर योगदान दे रहे हैं। कोई पॉलिसी बना रहे हैं तो बहुत सारे लोग क्या दे रहे हैं, अपना अपना योगदान दे रहे हैं। जमीन ले ली, जमीन लेने के बाद ये सारे काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर में आती हैं। चलिए, लिस्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड कोहेरेंस, एक रूपता और सुसंगीत का अभाव। चलिए, छोटे लेवल पर शॉर्ट कमिंग एट द लेवल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान ऑन पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी के टाइम पे कैसे प्लान इम्प्लीमेंटेशन होता है, वो सारी चीज़ें हमें इसके अंदर में देखनी है। इग्नोरेंस ऑफ ग्राउंड लेवल प्रॉब्लम, सबसे बड़ी समस्या क्या है, जिनके लिए आप स्कीम बना रहे हो उनको क्या समस्या है वो पूछ नहीं रहे हो, तो ग्राउंड लेवल पर क्या समस्या है उसको आप नहीं समझ पा रहे हो, और आप क्या कर रहे हो, आपने पॉलिसी बना दी, पैसा खर्च कर रहे हो, पैसा खर्च करने के बावजूद भी लोगों को फायदा नहीं मिल रहा है, सरकार के जो हेल्थ बिल्स हैं उनमें कमजोरी नहीं आ रही है, तो कहीं ना कहीं हमारी जो फील्ड है उसमें गड़बड़ी हो रही है, इम्प्लीमेंटेशन गलत सही तरीके से नहीं हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉट टेकिंग एडवाइस एंड कॉन्स्टेंट कंसल्टेशन बिफोर पॉलिसी मेकिंग, किसी बड़े इंसान से, किसी बड़े अधिकारी से क्या नहीं कर रहे हो आप, कंसल्टेशन नहीं कर रहे हो, कैसा चल रहा है कैसा नहीं चल रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इन्वॉल्वमेंट ऑफ अनट्रेन्ड पीपल इन पॉलिसी मेकिंग, नीति निर्माण में ऐसे लोगों को लेके आते हैं जिनको अनुभव नहीं होता है, अनुभव ना होने के कारण से वो कुछ का कुछ लिख देते हैं मैप में, या फिर आप दूसरी जगह देखोगे तो वो सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ अनट्रेन्ड पीपल होगा तो आपके स्कीम्स के फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इस चीज़ का ध्यान हम रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकी सिविल पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग कैसे होती है, कंसल्टेशन कीजिए, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रखिए, डायलॉग एक दूसरे से चर्चा कीजिए, फिर उसमें प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन बताइए, इस तरीके से सेट इसका चलता है। पॉलिसी मेकिंग विदाउट एनी स्टडी एंड रिसर्च, कोई भी पॉलिसी बना दी, स्टडी की नहीं, कि जो आप रोड डालने वाले हो, पाइप डालने वाले हो, आपने उसके बारे में स्टडी नहीं किया और आपने क्या किया, पॉलिसीज बना दी, बाद में समझ में आ रहा है कि अरे इस पॉलिसी के लिए तो और पैसे चाहिए रहेंगे और इंजीनियरिंग चाहिए रहेगी, फिर आप फिर से रिक्वेस्ट डालते हैं, तो वो ऑब्जेक्शनेबल हो जाता है। कई बार पूछा जाता है आपके सीनियर्स के द्वारा क्यों आप ऐसा कर रहे हैं या क्या ज़रूरत आन पड़ी है ये सब चीज़ें कराने के लिए। ठीक है, चलिए, तो एनी किन्हीं स्टडी के बिना या रिसर्च के बिना जब जब आपने क्या किया, पॉलिसी बनाया है, संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं कि वो पॉलिसी क्या करेगी, फेल कर जाएगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर में होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग द बेनिफिशियरी, किसके लिए पॉलिसी लेके आ रहे हो वो बेनिफिशियरी समझो। लाडली बहना योजना के तहत हम 1200 रुपये महिलाओं को दे रहे हैं, कितनी अच्छी स्कीम है, उसमें हम उनको आत्मनिर्भर कर रहे हैं, वो अपने ऊपर ध्यान दे सकती हैं, अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दे सकती हैं। तो हम अंडरस्टैंडिंग बेनिफिशरीज को अंडरस्टैंड करो। सबसे पहले क्या आएगा इसके अंदर में, प्राइमरी प्राइमरी जो बेनिफिशियरीज हैं उनका ध्यान रखो। दूसरे नंबर पर कंटिजेंट बेनिफिशियरी, उसके आजू बाजू के जो बेनिफिशियरी उनका ध्यान रखो। स्पेसिफिक बेनिफिशियरी, भैया माल न्यूट्रिशन की समस्या है, माल न्यूट्रिशन की व्यवस्था श्योपुर में ज़्यादा देखी जाती है, और डैट टू वहाँ जब देखी जाती है तो उसको क्या देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, उनको कुपोषण हो रहा है, कुपोषण की रेट बढ़ती जा रही है। तो एक ये बहुत बड़ी समस्या आती जा रही है। स्पेसिफिक बेनिफिशियरी, कुछ पर्टिकुलर बेनिफिशियरी हैं इस स्कीम के तो उनको वो दे दीजिए। फिर रेसिडुअरी बेनिफिशियरी, कुछ कुछा हुआ कोई है तो उसको बेनिफिशियरीज को ऐड कीजिए और उसके बारे में बताइए। ट्रस्ट बेनिफिशियरी, ट्रस्ट है, ट्रस्ट वाले लोगों को बेनिफिट करना, इन सारी चीज़ों के अंदर में ये सारी चीज़ें आती हैं। चलिए आगे देखते हैं। रिसर्च एंड इन डेप्थ स्टडी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको अपने प्रोडक्ट को क्या करना है, मार्केटेबल करना है, अगर आपके अपने प्रोडक्ट को विदेशों तक भेजना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको रिसर्च एंड इन डेप्थ स्टडी करना पड़ेगा। सेम तरीके से जब आप स्कीम्स बनाते हैं तो किस सेक्टर ऑफ लोगों के लिए बनाया जा रहा है, उससे क्या बेनिफिट होने वाला है, उनकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट आएगा, इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए किसी भी स्कीम से रिलेटेड जो आपके यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रही है। ठीक है, तो हमें ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। फिर है कनेक्शन विद द पब्लिक, आपका पब्लिक के साथ कैसा कनेक्शन है वो भी बहुत मायने रखता है कि आपकी स्कीम सक्सेसफुल होगी कि नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं। स्ट्रेंथनिंग एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ करना। ठीक है साहब, है ना, जब तक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का नहीं होगा तो लोग उसको निकल नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, है ना। तो आपका क्या होना चाहिए,
लेवल पर स्ट्रेंथनिंग होना ही चाहिए। अधिकारियों के पास राइट्स होना चाहिए स्कीम्स को इम्प्लीमेंट कराने के लिए। स्कीम इम्प्लीमेंटेशन में कुछ समस्याएं आ रही हैं तो उसको ड्रॉप कराने के भी क्या होना चाहिए, सरकार के पास बैकअप प्लान होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स के बारे में देख लिया है, किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स कराई जा सकती हैं, क्या क्या दिक्कतें आती हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे सरकार को हमारी इम्प्लीमेंटेशन जो अल्टीमेटली है वो किसको करानी है, हम अधिकारी लोग, जो आप अधिकारी लोग बनोगे उन सारे अधिकारियों को क्या करना है, इन स्कीम्स को इम्प्लीमेंट कराना है। तो कहीं ना कहीं सरकार की पॉलिसी में कुछ गड़बड़ होती है, उसके कारण से इम्प्लीमेंटेशन गड़बड़ हो जाता है। कहीं हमारी पॉलिसीज में उस तरीके से हम उन पर हार्ड वर्क नहीं कर पाते, रिस्पॉन्सेज नहीं दे पाते, जिसके कारण से गड़बड़ हो जाती है। आशा करते हैं ये चैप्टर को समझ में आया होगा। अगर इससे क्वेश्चन बना तो आपको 11 मार्कर क्वेश्चन आते हुए देख सकता है, या 2 नंबर क्वेश्चन आते हुए देख सकता है। चैप्टर बड़ा इजी है, एक बार इसका रिवाइज कर लें। आज पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो जाएंगी, जितने भी अभी तक एंटरप्रेन्योरशिप के लेक्चर्स हुए हैं, और आपको वो पीडीएफ मिल जाएंगी टेलीग्राम फास्ट आईएएस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर। आशा करते हैं आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी, और इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और पढ़ते रहेंगे और आगे करते रहेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।